देखिए, हम लोग सॉलिड स्टेट के अंदर ये पढ़ रहे थे कि क्लासिफिकेशन के हिसाब से हमने यूनिट सेल को डिवाइड किया था दो हिस्सों में। एक प्रिमिटिव था, एक सेंटर्ड था। फिर सेंटर्ड को दो हिस्सों में बांटा, एक का नाम रखा बॉडी सेंटर, एक का नाम रखा फेस सेंटर्ड। उसमें हम प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर रहे थे और कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ चुके थे। उसके आगे का ही सफ़र शुरू करेंगे। यहाँ हम लोग SCC पढ़ते थे, इधर BCC था और इधर ठीक FCC को हम लोगों ने CCP भी कहा था, ABC टाइप पैकिंग। हम लोगों ने पढ़ लिया था रैंक, उसके बाद पोजीशन, पार्टिकल्स कैसे कैसे होते हैं। जैसे इसमें खाली कॉर्नर्स पे थे, इसमें कॉर्नर के साथ बॉडी पे, इसमें कॉर्नर के साथ फेस पर। इसमें एक यूनिट सेल में एक ही एटम होता था, इसमें दो एटम होते थे, इसमें चार एटम होते थे। रिलेशंस हमने पढ़ा था आखिरी, अगर याद हो तो हमने पढ़ा था आखिरी पॉइंट रिलेशन पढ़ा था A और R में। यहाँ पढ़ा था 2R इज इक्वल टू A, यहाँ पढ़ा था 4R इज इक्वल टू √3A, और यहाँ पढ़ा था 4R बराबर √2A। ठीक। अब यहीं पे एक सवाल ये आता है कि मान लीजिए एक यूनिट सेल है जिसके एज आपस में सेम है, तो जो पार्टिकल इसमें रखे गए हैं, जो पार्टिकल इसमें रखे गए हैं, जो पार्टिकल इसमें रखे गए, इनके साइज का रेशियो क्या है या साइज का रिलेशन क्या है। यानी इफ क्यूब इज सेम, यानी ए की वैल्यू कांस्टेंट हो गई है, ए सबके लिए सेम है, तो इनके रेडियस का रेशियो क्या होगा। यानी अगर ऐसा है एक ही क्यूब के अंदर पार्टिकल SCC का डाला जाए, फिर उसी के अंदर BCC का डाला जाए, फिर उसी के अंदर FCC का डाला जाए, तो इनके रेडियस के रेशियो क्या होंगे, कौन बड़ा एटम होगा, कौन छोटा एटम होगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ A है तो A की जगह आप लिखेंगे 2R, यहाँ A की जगह आप लिखेंगे 4R/√3, और यहाँ A की जगह लिखेंगे 4R/√। थोड़ा समझावेला मैं इधर लिख देता हूँ समझाने के खातिर। ज़रा देखो, क्या मैं A बराबर लिख पाऊँगा 2R, अब R के नीचे लिख देता हूँ SCC, क्योंकि ये रेडियस जो है वो SCC के अंदर। फिर इसी A की जगह मैं लिखूँगा 4R/√, इसको लिखूँगा BCC के अंदर। फिर यही लिखूँगा A बराबर 4R, ये FCC के अंदर है, /√। अब एक बात और सुनो, जब भी हम रेशियो ले रहे होते हैं ना तो ये कट जाता है, जैसे ये R, ये R कट गया। ठीक है, यही रेशियो है, इसको नहीं ले रहे हैं। यहाँ क्या आ रहा है वैल्यू 2, यहाँ क्या आ रहा है 4/√, यहाँ क्या आ रहा है 4/। इसको भी अगर मैं 4 कर दूँ तो 4 भी कट जाएगा। इसको 4 करने के लिए क्या मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 4 भी कट गया। तो अब रिश्ता क्या आया 1/2, 1/√3, 1/√2। ये A बराबर इतना आ रहा है, A बराबर इतना आ रहा है। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है रेडियस निकालने का कि इन दोनों में तो रिश्ता पता है। कैसे पता है मैं बता रहा हूँ। जैसे
4 आर, आर की जगह हम लिख दें BCC डिवाइड बाई 4 आर की जगह लिख दें FCC। अच्छा, BCC में 4 रेडियस की वैल्यू कितनी हो रही है? √3 है। यहाँ पर वैल्यू कितनी हो रही है? तो इसका मतलब A सेम था, आपने A को कांस्टेंट बोला था, A को कांस्टेंट बोला था, तो A हर जगह सेम होगा, एक ही क्यूब के अंदर रखा गया है। और यहाँ आपको मालूम है 4 भी सेम है, कट जाएगा। तो BCC की वैल्यू है √3 और FCC की वैल्यू है तो इसका मतलब BCC और FCC का रेशियो तो आराम से निकाल लिया आपने, √3 √2। इम्पॉर्टेंट चीज़ था इन दोनों का, तो वही रूल लगाता हूँ। क्या मैं यहाँ 2R है, 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये बन जाएगा 4R SCC का डिवाइड बाई 4R BCC का। इन दोनों को निकालना चाह रहा हूँ। तो अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या ये 2A हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? √3। A से A कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, यानी SCC और BCC का रेशियो जो आया वो आया 2:√। तो एकदम आसान तरीका यही है, जब भी SCC बोले तो इसका मतलब इसके अंदर जो एटम होंगे वो 2 रेशियो में होंगे, जबकि BCC के अंदर √3 होगा और FCC के अंदर इसका मतलब आप खुद से दिमाग लगाएं, हमारा √3 की वैल्यू 1.7 के आसपास आता है, 1.73, और √2 की वैल्यू 1.414, और ये वैल्यू, इसका मतलब ये तो है ही, ये भी है। अगर मैं रूट की जगह रखूँ तो क्या पता चला? पता ये चला कि सबसे छोटा रेडियस किसका है? FCC का, उससे थोड़ा बड़ा BCC का, और सबसे बड़ा SCC का। तो SCC के एटम इतने बड़े होते हैं कि पूरे क्यूब में सिर्फ एक ही एटम अट पाता है। थोड़ा सा एटम छोटा हुआ तो BCC बना, BCC में 2 एटम होते थे, रैंक 2 होता था, सारे कॉर्नर और बॉडी वाले मिला के 2 एटम बनते थे, तो साइज छोटा हो गया SCC के मुकाबले। SCC में एक ही एटम होते हैं खाली कॉर्नर्स पे, BCC में थोड़ा एटम को छोटा किया तो उसी जगह में अब 2-2 एटम अट गए, और FCC में इतना साइज छोटा कर लिया कि 4-4 एटम हो गए। तो ये है हमारा रिलेशन के बाद रेशियो। बोलिए, सबसे पहले रिलेशन पढ़ेंगे, रिलेशन के बाद ये रेशियो की वैल्यू पढ़ेंगे। अब जो अगला टॉपिक है हमारे लिए वो है, वो सब एक जैसा है, 4 चीज़ें एक जैसी हैं, जिसको हम लोग कहते हैं, मैं फ्रैक्शन में बता देता हूँ, पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब होता है, यूं समझिए, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम इन यूनिट सेल। यूनिट सेल के अंदर कितना वॉल्यूम ऑक्युपाइड है, यूनिट सेल के अंदर कितना वॉल्यूम ऑक्युपाइड है एटम का। तो यहाँ फॉर्मूला बनता है, यहाँ फॉर्मूला अगर मैं पैकिंग फ्रैक्शन का बनाऊं तो कहूँगा वॉल्यूम ऑफ एटम डिवाइड, फ्रैक्शन से बोलना है डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, या वॉल्यूम ऑफ एटम को आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ एटम इनटू वॉल्यूम ऑफ ईच एटम, और नीचे टोटल वॉल्यूम को आप लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब। इसे समझावे लिख रहा हूं। नंबर ऑफ एटम को आप लिखते थे रैंक Z, और हर एटम स्फीयर होता था तो स्फीयर का वॉल्यूम होता था 4/3 πr क्यूब।
और क्यूब का वॉल्यूम होता है ए क्यूब। पैकिंग फ्रैक्शन का ये फॉर्मूला। अब इसी को अगर हम यहाँ अप्लाई करें, मतलब ये समझिए कि पूरे में कितना हिस्सा एटम ने घेर रखा है, बाकी हिस्सा खाली होगा। तो अगर मैं इसी को अप्लाई करूँ यहाँ, तो पैकिंग फ्रैक्शन बराबर मैं लिखूँगा z की जगह वैल्यू 1, 4/3 पाई, चलो रेडियस को रेडियस ही रखते हैं, 4/3 पाई आर। इस सीसी के अंदर में असल में एक एटम है, उसका वॉल्यूम इतना है, उतना हिस्सा उसने कवर कर रखा है, घेर रखा है, पैक है। और ए क्यूब की जगह लिखूंगा ए की जगह 2r। इस सीसी में रिश्ता है ए की जगह 2r का, तो 2r का क्यूब। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये वैल्यू सॉल्व होकर आ जाएगा 1 से मल्टीप्लाई होके, ये तो 4/3 रहेगा पाई आर क्यूब, और नीचे आ जाएगा 8r क्यूब, आर क्यूब से आर क्यूब, ये 3 नीचे आ जाएगा तो ये 4 से 8 कट जाएगा, तो क्या ये पाई/6 हो गया। ये 3 नीचे आएगा, 2 से मल्टीप्लाई पाई, पाई की वैल्यू 3.14 होता है। जब आप पाई की वैल्यू 3.14 रखेंगे तो पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू आ जाएगी पाई की जगह पर, चलो मान लीजिए पाई/6 आ रहा है, पाई की जगह पे 3.14 डिवाइड बाई 6, तो ये वैल्यू आ रहा है 0.52 के आसपास, यानी लगभग आधा हिस्सा भरा हुआ है, आधा खाली है। ये 0.52 वैल्यू आता है पैकिंग फ्रैक्शन का इस सीसी के अंदर। अगर हम बीसीसी के अंदर यही वैल्यू निकालना चाहें, बीसीसी के अंदर पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू बीसीसी के अंदर, तो z की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है, 4/3 पाई आर क्यूब। नीचे z की जगह, सॉरी a की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 4r/√3। ये तो हो गया 4 दूनी 8/3 पाई, अच्छा नीचे देखो 4 का क्यूब 64, √3 का क्यूब 3√3 आर क्यूब। क्या हम आर क्यूब से आर क्यूब उड़ा दें, 8 से 8 को उड़ा दें, 8 8 64, 3 से √3 पाई बाई 8। √3 की वैल्यू अगर आप चाहें ये आया आपका √3 पाई बाई √3 की वैल्यू 1.7, पाई की वैल्यू 3.14, 1.73 मान लो, 2 डिजिट लिख दिया 8। जब इनको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आता है 0.68। आपको ये वैल्यू याद रखनी है, 0.52 0.68, थोड़ा सा ज़्यादा हिस्सा घेरा गया, कवर्ड किया गया, क्योंकि एटम का नंबर बढ़ रहा है तो ज़्यादा हिस्से कवर्ड किए जाएंगे, ज़्यादा हिस्से। अच्छा, यहाँ अगर हम पैकिंग फ्रैक्शन बनाते तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ एटम 4 है और हर एटम का वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब। ए क्यूब की जगह पे यहाँ रखेंगे 4r/√2 का होल क्यूब, 4 चौके 16/3 पाई आर क्यूब, 4 का क्यूब 64, ये हो जाएगा 2√2 आर क्यूब। क्या हम आर क्यूब काट दें, 16 चौके 2 से काट दें तो क्या हो जाएगा, ये 3 दूनी 6 √2 पाई बाई 6। इसको सॉल्व करेंगे तो √2 की वैल्यू आता है 1.414 इंटू पाई की वैल्यू 3.14, ये सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगा 0.74। यानी एक में इतना हिस्सा कवर्ड किया गया। अगर पूरा का पूरा एक है, फ्रैक्शन का मतलब यही, पूरा का पूरा टोटल वॉल्यूम अगर एक है
तो उसमें इतना हिस्सा एटम ने ले रखा है, बाकी हिस्सा खाली है। यानी मैं समझाने के लिए यहाँ डायग्राम बना रहा हूँ। इसका डायग्राम आपने कुछ ऐसे बनाया था, अगर आपको याद हो तो। ये हिस्सा कवर्ड होता था, एससीसी में ये हिस्से कवर्ड होते थे। तो पैकिंग फ्रैक्शन से मुराद यही है कि अगर पूरा वॉल्यूम 1 है तो ये पूरा हिस्सा जो कवर्ड है वो 0.52 है, और ये कहला रहा वॉइड, खाली जगह। यानी पूरे वॉल्यूम में कितना हिस्सा कवर्ड है, तो इतना हिस्सा कवर्ड है। ये पूरे की वैल्यू आ रहा 0.52, और ये जो खाली जगह है इसकी वैल्यू आवेगा 1 में से माइनस करके। तो टोटल वॉल्यूम 1 है, इसके माने ये हो गए टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब या यूनिट सेल इज 1। यूनिट माना गया 1। तो एटम जो इसके अंदर एक था, 8 कॉर्नर वाला मिलाकर, तो वॉल्यूम ऑफ एटम जो आया वो 0.52 आया। यहां पर उसी तरीके से अगर बनाते थे, यहां अमूमन तौर पे निकलता इस तरह से था। ये बॉडी सेंटर वाले एटम थे, ये सब कॉर्नर वाले। ये हिस्सा खाली होता था, ये हिस्सा खाली, ये पैक्ड, ये हिस्सा पैक्ड। तो यहां पर अगर आप टोटल वॉल्यूम निकालें क्यूब का तो 1 ही होगा। फ्रैक्शन में हमेशा टोटल वॉल्यूम 1 होता है, और यहां पर वॉल्यूम ऑफ एटम जो होगा वो 0.68 होगा। ये फिगर भी बिल्कुल ऐसे ही बनना है, बस फर्क ये है कि ये बॉडी सेंटर था, यहाँ फेस हो जाएगा। ये फेस है, ये आपका कॉर्नर। टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब 1, वॉल्यूम ऑफ एटम 0.74। तो ये था हमारा पूरा पैकिंग फ्रैक्शन। उतारिए, फिर आगे बताते हैं जल्दी से।
ये उतार लिए थे क्या? नहीं उतारे थे? जल्दी उतारो जल्दी।
ये उतार लिए, पैकिंग फ्रैक्शन उतार लिए। हो गया? चलिए देखिए, ये सब बहुत आसान चीज़ है, ये डाटा आपको जहन में रखना है। हमने बोला पैकिंग फ्रैक्शन मतलब ऑक्युपाइड वॉल्यूम, कितना जगह उस यूनिट सेल में एटम ने घेर रखा है। इफ़िशियंसी का मतलब होता है परसेंटेज में जवाब देना, और फ्रैक्शन का होता है एक में जवाब देना, वन में। फ्रैक्शन में हमेशा टोटल वॉल्यूम वन होता था, वन में कितना है। और इफ़िशियंसी का मतलब होता है परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब होता है 100 में कितना है। तो एक में 0.52 था, तो 100 में होगा 52%, 100 में होगा 52, एक में अगर इतना है तो 100 में कितना होगा, तो 100% से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 100 में जो बताता है उसको इफ़िशियंसी कहते हैं, और 1 में जो बताता है उसको फ्रैक्शन कहते हैं। तो पैक का मतलब हुआ ऑक्युपाइड एटम। तो ऑक्युपाइड एटम जो है, अगर पूरा स्पेस 100 है तो उसमें 52 एटम का स्पेस है। बाकी जो बचा हुआ है उसको वॉइड कहते हैं, अनऑक्युपाइड वॉल्यूम, वॉइड। तो देखो बड़ा आसान है, अगर आपको ये वैल्यू याद है कि 52% है, तो बाकी 48% होगा जो वॉइड इफिशियंसी कहलावेगा, वॉइड इफिशियंसी। जो पैक होता है उसको पैकिंग इफिशियंसी कहते हैं, जो खाली जगह होता है उसको वॉइड इफिशियंसी कहते हैं। तो वॉइड इफिशियंसी कितनी है, 48%। पैकिंग इफिशियंसी कितनी है, 52% एससीसी के अंदर। उसी तरीके से यहाँ आता था पैकिंग फ्रैक्शन 0.68, इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 68%। यहाँ पैकिंग फ्रैक्शन आता था 0.74, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 74%। यही याद रखना, 52, 68, 74। अरे 52, 68, तो 52 में अगर फ्रैक्शन बोलेगा तो 100 से डिवाइड करके 0.52, 100 से डिवाइड करके 0.68, 100 से डिवाइड करके 0.74, और 100 में से घटा दें 68 अगर ये है तो 32% होगा खाली जगह, 74 अगर ये है तो 26%। तो यही था। फ्रैक्शन ऑक्युपाइड अगर है तो उसको पैकिंग कहते हैं, अनऑक्युपाइड अगर वॉल्यूम है तो उसे वॉइड फ्रैक्शन कहते हैं। तो वॉइड फ्रैक्शन के लिए क्या करेंगे, एक में से पैकिंग को घटा देंगे, क्योंकि फ्रैक्शन है ना तो हमेशा 1 में बात होगी, 1 में से घटा के निकाल दो, और 100 में से घटा के निकालते अगर इसको तो ये आता। तो यही चीज़ है, हर जगह हम 4 चीज़ निकाल रहे हैं, फ्रैक्शन में पैकिंग, फ्रैक्शन में वॉइड, इफ़िशियंसी पैकिंग का तो इफ़िशियंसी वॉइड का। तो 100 में निकालोगे तो इफ़िशियंसी आवेगा, 1 में निकालोगे तो फ्रैक्शन आवेगा, 2 आवेगा, एक ऑक्युपाइड एक अनऑक्युपाइड। तो अगर पूरे 1 हैं उसमें ऑक्युपाइड पता है तो 1 में से घटा दो तो अनऑक्युपाइड। अब पूरा अगर 100 है तो 100 में से
पैकिंग घटा दो तो वॉइड बचेगा। तो ये सब न्यूमेरिकल चीज़ बहुत आसान है। लास्ट इसमें था कोऑर्डिनेशन नंबर, जो आपको दिखलाया भी गया था प्रेजेंटेशन में। कोऑर्डिनेशन नंबर, एक एटम कितने एटमों से घिरा होता है। तो एससीसी में अभी जहन में रखे 6, बीसीसी में जहन में रखे 8 और एफसीसी में जहन में रखे 12। अब इसको थोड़ा समझिए। बीसीसी समझ में आता है। बीसीसी कैसे समझ में आता है? बीसीसी में कॉर्नर पर एटम लगे हुए हैं और साथ में ये बॉडी सेंटर पे। तो एक कंप्लीट एटम है बॉडी सेंटर पर, इससे कितने एटम घिरे हुए हैं? 8 कॉर्नर वाले, 8 कॉर्नर वाले घिरे हुए हैं। तो इसका कितना हो गया? 8। तो एक कंप्लीट एटम घिरा हुआ है 8 कॉर्नरों से, इसीलिए कोऑर्डिनेशन नंबर। अच्छा, एफसीसी भी समझ में थोड़ा सा आता है। कैसे आता है ज़रा सोचो। एफसीसी पे सोचो, फेस पर एटम है और कॉर्नर पर है। तो इस फेस से कितने, हालांकि ये आधा है, इस फेस से कितने अटैच हैं? तो 1 कॉर्नर वाला, 2 कॉर्नर वाला, 3 कॉर्नर वाला, 4 कॉर्नर वाला। ये तो चारों कॉर्नर वाले हो गए। दूसरी बात, ये फेस वाला भी जब निकल रहा होगा तो इससे टच हो रहा होगा, ये इधर से, ये इधर से। फिर कहते ये ज़मीन से जो निकल रहा है, ये भी तो फेस है, ये वाला भी टच होगा इससे। ऊपर वाला छत से जो निकल रहा होगा वो भी, और वो वाला वाल भी। सिर्फ ये वाला वाल टच नहीं होता है, ये ऐसे जाता है, ये ऐसे आता है। इसके अलावा सब टच होगा, ये वो दीवार। यानी इससे टच कौन है? छत, ज़मीन, ये दीवार, मतलब 4 और कॉर्नर 4, 8। इससे 8 हो गया, लेकिन ये आधा है। अब ऐसा ही आधा उधर होगा। उधर वाले से कौन होगा? वही कॉर्नर वाला। तो कॉर्नर वाला तो आपस में जुड़ेगा, ये दोनों जुड़ के एक ही कहलावेगा। इधर वाला भी कॉर्नर, उधर वाला भी कॉर्नर, दोनों जुड़ कर, जैसे ये एक फेस और वो फेस, दोनों मिलाकर कंप्लीट एटम बनेगा। तो इसका मतलब 1 इधर उधर दोनों कॉर्नर, 2 3 4 तो कॉर्नर हो गया, इधर भी उधर भी, तो 4 ही से घिरा रहा कंप्लीट एटम। उसके बाद इधर वाले 2 दीवार जमीन छत, ऐसे ही उधर भी होगा 2 दीवार जमीन छत। तो इसका मतलब 4 इधर, 4 उधर और 4 कॉर्नर। तो ये पूरे एटम पर 12, पूरे एटम पर 12 एफसीसी के अंदर। और कॉर्नर वाला जो होता है वो एक्सिस की तरह होता है। अगर एससीसी है तो एक्सिस की तरह है। एक्सिस की तरह का मतलब एक कंप्लीट एटम जो होगा ना, वो एक्सिस में इधर वाले कॉर्नर से जुड़ा होगा, इधर वाले कॉर्नर से जुड़ा होगा, इधर वाले कॉर्नर से जुड़ा होगा, इधर वाले कॉर्नर से, ऊपर वाले कॉर्नर से, नीचे वाले से। तो यहाँ 6 ही इसलिए होते हैं क्योंकि 6 एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो यहाँ जो कॉर्नर वाला है ये घिरा हुआ है टोटल 6 से, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो कितने हो गए? 12 हो गए, सॉरी 6 हो गए। तो ये 6 है, ये 8 है, ये 12 है। अरे प्लस एक्स माइनस एक्स 2, प्लस वाई माइनस वाई 2, 4 हो गए, प्लस जेड माइनस 10, 6 हो गए। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर है 6 8 10, ये याद रखेंगे। क्लियर?